चला रहो, ध्यान देना, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मैं 2 नोट्स लेके चल रहा हूँ मेरे साथ में। क्या एक बच्चों, ये मैंने रिसेंटली नोट बनाई। इस नोट्स की अगर मैं बात करूँ आप लोगों को, तो सारे सेक्शन की समरी दी हुई है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने एग्जैक्टली क्या क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे दिया है। सर नोट्स कैसे अवेलेबल हो जाएंगे, आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने सब कुछ समराइज करके दिया है। और साथ ही साथ में हम लोग क्या रेफर करेंगे बच्चों, हम लोग साथ ही साथ में डिटेल में जो बेयर एक्ट का प्रोविजन है ना, जो मेरे रेगुलर नोट्स में लिखा हुआ है, वो सब कुछ हम लोग कवर करते जाने वाले हैं, ठीक है जी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेस स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। चलो फोकस करना यारो। अगर मैं आप लोगों से बात करूं व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो ध्यान देना, इंडिया में अगर बंदे को क्या करने का है, धंधा करना है, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल टू यू गाइज। आप क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक ऑप्शन होता है यू कैन गो फॉर कंपनी, एक ऑप्शन आप लोगों के पास होता है यू कैन गो फॉर पार्टनरशिप। लेकिन हर किसी के प्लस और माइनस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की, तो कंपनी क्या है, बोले सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी के अंदर लायबिलिटी कैसी है, बोले लिमिटेड लायबिलिटी है। लेकिन कंपनी के अंदर कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी की माँ बहन एक हो चुकी है। बोलने का मतलब सर, कंपनी के अंदर हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, ऑल दो सेपरेट लीगल एंटिटी मिलती है, ऑल दो लिमिटेड लायबिलिटी मिलती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग पार्टनरशिप में चल जाए, तो बोले सर पार्टनरशिप में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जैसे आपको धंधा करना है वैसे धंधा आप कर सकते हो। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप एंड द पार्टनरशिप फर्म इज अ वन एंड द सेम, देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा ठीक है, इसके अलावा सेकंड पॉइंट, बोले कल जाके अगर पार्टनरशिप का लायबिलिटी बना, तो वो पार्टनरशिप का लायबिलिटी नहीं, वो पार्टनर का लायबिलिटी होता है। हम लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विद द 36 क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है। और आज के क्लास के अंदर भी हम लोग 24 क्वेश्चन कवर करने वाले। क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर हम लोगों ने क्या करना चाहिए, तो एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस शुरू किया बच्चों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें दोनों के भी एडवांटेज, मतलब सर इट्स अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर क्या है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन भी है, लायबिलिटी जस्ट लाइक अ कंपनी अपने पार्टनर की लिमिटेड भी हो सकती है, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कंप्लायंसेस कम है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो जल्दी बताओ यस और नो गाइज, यस और नो, यस। तो यहाँ से कंसेप्ट आता है आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें, तो कंपनीज एक्ट हम लोग आज के डेट में कौन सा पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों कंपनीज एक्ट 2013 बराबर, कंपनी एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं। कंपनी एक्ट 2013 आने के पहले भी तो कोई कंपनी एक्ट हुआ करता था, दैट इज सर कंपनी एक्ट 1956। अच्छा कंपनी एक्ट 1956 आने के पहले भी कोई कंपनी एक्ट हुआ करता था, बोले उसके पहले भी एक कंपनी एक्ट हुआ करता था, बोले कंपनी एक्ट कौन सा, बोले 1913। अच्छा पुराने से पुराना कंपनी एक्ट कौन सा है, बोले सर पुराने से पुराना कंपनीज एक्ट है, बोले कंपनी एक्ट 1850। समझ में आ रहा है क्या, मतलब सर एक एक कंपनी एक्ट को रिपील करते करते अनदर कंपनी एक्ट आया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, चाहे आप कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर हो या एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कब आया बच्चों, इन द ईयर 2008। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया 2008 के पहले, और 2008 के पहले एलएलपी को गवर्न करने वाला कोई भी लॉ नहीं था, तो इट वाज द फर्स्ट इनैक्टमेंट दैट गवर्न द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। समझ में आया, जल्दी बताओ यस और नो गाइस। चलो ठीक है, तो यहाँ से ये बात ध्यान देना। अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है आप लोगों को, LLP इज अ हाइब्रिड बिटवीन द कंपनी एंड द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ द बिजनेस, और आप लोगों को फिर यही बात बताना पड़ेगा कि कंपनी के क्या एडवांटेज है, पार्टनरशिप के क्या एडवांटेज है, कंपनी के क्या डिसएडवांटेज है, पार्टनरशिप के क्या डिसएडवांटेज है, और दोनों को एडवांटेज के उठा के हमने क्या बना लिया है, हमने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना दी है। तो ये वाला फॉर्म आपको क्या लिखना पड़ेगा, एग्जाम के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ तक आपका हो जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है, इसके अंदर टोटल कितने सेक्शन है, वैसे तुमने मेरे मुंह से हमेशा सुना होगा 81 सेक्शन है, लेकिन उसमें से एक सेक्शन ओमिट कर दिया है। अब कितने सेक्शन रह गए, अब सिर्फ 80 सेक्शन रह चुके हैं बच्चों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और मैं पूरी अमेंडमेंट के साथ में आप लोगों को बता रहा हूँ, हर एक बात कर रहा हूँ, तो हर एक बात के पीछे तथ्य है, ठीक है। दूसरा बात क्या बोला है सर, टोटल स्केड्यूल कितने हैं, 4 टोटल स्केड्यूल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्केड्यूल 1 के अंदर क्या लिखा है, बोले स्केड्यूल 1 के अंदर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में लिखा है।
अच्छा एक बात बताओ, स्केड्यूल 2 के अंदर क्या लिखा है, स्केड्यूल 3 के अंदर क्या लिखा है और स्केड्यूल 4 के अंदर क्या लिखा है? बच्चों आप लोगों को कंटिन्यूअसली कमेंट में एक्टिव रहना है, ठीक है ना। बोले सर स्केड्यूल 2 के अंदर लिखा है कि बोले एक पार्टनरशिप फर्म होगी ना, तो वो पार्टनरशिप फर्म कैसे एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, इसके बारे में लिखा है स्केड्यूल 2 में। अगर सर कोई प्राइवेट कंपनी होगी ना, तो बोले वो प्राइवेट कंपनी कैसे एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, इसके बारे में लिखा है बोले स्केड्यूल 3 में। और सर अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होगी, तो वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी किस तरीके से कन्वर्ट होगी, बोले किसके अंदर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर। ये बच्चों हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, ये दिया हुआ है स्केड्यूल 4 ऑफ द एलएलपी एक्ट। बच्चों जल्दी बताओ क्या यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों की क्लियर है, यस और नो? यस सर। अब ध्यान देना, क्वेश्चन आता है कैन अ लिस्टेड कंपनी गेट कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, लिस्टेड नहीं। तो लिस्टेड कभी हो ही नहीं सकती क्या? हो सकती है। पहले आपको लिस्टेड कंपनी को अनलिस्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद में आप एलएलपी के लिए कन्वर्ट होना चाहते हो तो कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कहीं पे ये नहीं लिखा है क्या एलएलपी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती? जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ, क्या एलएलपी कन्वर्ट हो सकती है बच्चों? व्हाट डू यू थिंक, एलएलपी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है क्या? एंड इफ यू थिंक हाँ हो सकती है, तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कहाँ पर लिखा है? एलएलपी एक्ट में तो लिखा ही नहीं है, एलएलपी एक्ट में तो लिखा ही नहीं है, तो फिर ये बात लिखी कहाँ पे? बच्चे जल्दी से बताओ। तो सुनना, ये बात सर बोले लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बोले सर कंपनीज एक्ट के अंदर। समझ में आ रहा है? यस सर, दिस इज सेक्शन नंबर 18। चलो तो यहाँ तक आप लोगों का बेसिक हो गया। इसके बाद में बोले एप्लीकेबल कहाँ पर होता है? बोले ये एक्ट, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया। और बच्चों इसके अलावा क्या बोल सकता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है? तो बच्चों बड़ा सिंपल सी बात है, ध्यान देना। 3 तरीके की अथॉरिटी हमारे पास होती है, एक होता है लेजिस्लेचर अथॉरिटी, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, और बच्चों एक होती है तुम्हारी जुडिशियल अथॉरिटी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मानो इनकम टैक्स एक्ट है, फाइनेंस एक्ट है तुम्हारा, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट किसका काम है बनाना? बोले लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट का कंसेंट लेके बना, ठीक है। उसको मैनेज करने के लिए कौन सी अथॉरिटी आई? बोले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया। और कल जाके मेरे को लगता है कि मेरा टैक्स जो है ना वो 5 करोड़ का है, लेकिन इनकम टैक्स वालों को लगता नहीं, बोले आपने 50 करोड़ का टैक्स देना चाहिए। हम लोगों के बीच में क्या हो गया? डिस्प्यूट, मतभेद हो गए। तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे? बोले सर आपको जुडिशियल अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। समझ में आया? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन है? बच्चों आप लोगों को बता दूं, रिसेंटली एक अमेंडमेंट आ चुका है एलएलपी एक्ट के अंदर, जिसमें ये डिसीजन पास हुआ है कि हम लोग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसके लिए? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए। लेकिन आज के डेट में 3 लोगों को बोला है, कौन कौन? बोले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके बाद में दूसरा कौन है तुम्हारा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, और तीसरा कौन है बच्चों आप लोगों का? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दे दिया कि सारे रूल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एलएलपी आप बना सकते हो। क्या यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताओ यस और नो। के सारे पॉइंट क्लियर है बच्चों? अब आ रहा है मुझे मेरा वॉइस क्लियर, ठीक है जी? अनम्यूट है सर, अनम्यूट है। आई डोंट थिंक सो यार, क्लियर है मेरा वॉइस? हेलो, क्लियर है रे? ऐसा डराओ मत यार, अनम्यूट हो गया मतलब मेरी बकवास ऐसी गई क्या हवा में? तो बोलने का मतलब क्या है सर, वी आर डन विद द बेसिक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। बताओ मुझे टोटल सेक्शन कितने हैं? बोले टोटल सर 80 सेक्शन है। दूसरा टोटल शेड्यूल कितने हैं? 4 शेड्यूल है। इसके अलावा एप्लीकेबल कहाँ पर है सर? होल ऑफ द इंडिया के ऊपर है। और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसी के साथ में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या देखता है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी? बच्चों एग्जाम का क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी? अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, तुम लोगों ने क्या किया? अपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को रजिस्टर किया। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी ना? बोले हाँ या ना? बोले हाँ। क्या उसका जन्म हुआ कि नहीं हुआ? बोले हाँ। तो उसका जन्म होने से क्या क्या उसके फीचर बन के आते हैं? बच्चों ये कहाँ पे लिखा है? 2 सेक्शन में लिखा है, सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 14 में। आपको रिस्पेक्टिव सेक्शन भी पढ़ा के बता दूंगा, अभी फोकस करो। तो पहली बात बोला, जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाती है, कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है। सर बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट? तो बच्चों ध्यान देना, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर 4 लोग आते हैं,
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। पहला बोला है बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कौन आता है सर, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आती है कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, मतलब इंडियन कंपनी, ठीक है। उसके बाद में बोले कंपनी जो कहाँ पर रजिस्टर है, बोले आउटसाइड इंडिया, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। इसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो कहाँ पर रजिस्टर है, बोले एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर जो रजिस्टर है वो भी क्या है, बोले बॉडी कॉर्पोरेट है। या फिर बोले कोई अगर एलएलपी है जो कहाँ पर रजिस्टर है, आउटसाइड इंडिया रजिस्टर है, तो ये भी क्या है, बोले सर ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है। बच्चों मुझे जल्दी से बताओ क्या आपका बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन लर्न हुआ? सिर्फ फर्क है थोड़ा सा, क्या कि यहां पर आपको वर्ड यूज करना पड़ता है मीन्स, और यहां पर आपको वर्ड यूज करना पड़ता है इंक्लूड्स, तब जाके आपका डेफिनेशन परफेक्टली बनता है। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एंड साथ में क्या बोलोगे आप लोग, साथ में बोलोगे एंड अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, एलएलपी रजिस्टर अंडर दिस एक्ट एंड एलएलपी रजिस्टर आउटसाइड इंडिया। ये सब क्या आते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है जी। तो पहली बात, जैसे ही आपकी क्या हुआ, एलएलपी रजिस्टर हो गई, तो एलएलपी क्या बन गई, बोले एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट बन गई। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है सर, जैसे ही एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई, एलएलपी क्या हो गई, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब एलएलपी अलग छे और उसके पार्टनर अलग छे। समझ में आ रहा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड द पर्सन हु कॉन्स्टिट्यूट इट, ठीक है। सेकंड, परपेचुअल सक्सेशन। सर परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या, पार्टनर में कम पार्टनर में गो, बट एलएलपी गोज ऑन फॉर एवर। सेकंड मतलब अगर पार्टनर का डेथ हो जाता है, अगर पार्टनर इंसेन हो जाता है, अगर पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, इसके वजह से एलएलपी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब सर कंपनी के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था, देखो धीरू भाई अंबानी का हम बोलते कि रिलायंस इंडस्ट्री शुरू की थी, गलत है। अगर मैं आपको बोलूँ तो धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कंपनी को एक्वायर किया, तो उन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं की थी, ध्यान देना है ना। उन्होंने एक्वायर किया था एक कहाँ की कंपनी, कर्नाटका की, जिसका नाम माइलॉन लिमिटेड था, और उसका नाम चेंज करके रिलायंस इंडस्ट्री रखा। अब मुझे एक बात बताओ, धीरू भाई अंबानी चले गए, लेकिन क्या आज भी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड चलती आ रही कि नहीं आ रही है, बोले हाँ। क्यों, परपेचुअल सक्सेशन, जो कंपनी है वो अमर है, वैसे ही जो एलएलपी है वो क्या है, अमर है। मेंबर में कम, सॉरी पार्टनर में कम एंड पार्टनर में गो, बट एलएलपी गोज ऑन forever. The death, insolvency, insanity of the partner does not affect the status of the LLP. Guys, you have to say with me. Why? Because देखो मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं आया हुआ है डेमोन्स्ट्रेट करने का, बट यू हैव टू राइट इन इंग्लिश। समझ में आ रहा है? हिंदी में बोलूंगा ना, दैट रियली डज नॉट मेक एनी सेंस। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बच्चों, एलएलपी के अंदर जैसे ही इनकॉर्पोरेट हो जाती है, दैट दे गॉट अ पावर, क्या, टू शू एंड बीइंग शूड। इसका मतलब क्या है कि एलएलपी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, कैपेसिटी टू शू, एंड बीइंग शूड मतलब कोई और व्यक्ति एलएलपी के ऊपर केस फाइल कर सकता है। समझ में आ रहा है, बोलो यस और नो। मतलब एलएलपी के कर्मों के लिए पार्टनर लायबल नहीं रहने वाले, ऐसे आगे सेक्शन नंबर 26 में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, जैसे ही अब एलएलपी क्या होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी ना, तो एलएलपी क्या कर सकती है, बोले किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती। अब एक्वायर करने के बाद उसकी होगी ना, तो ओन कर सकती। अब ओन करने के बाद में उसको होल्ड कर सकती, उसको डेवलप कर सकती, और उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकती। समझ में आया? तो एलएलपी क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, ओन कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डेवलप कर सकती है, और डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है। लॉजिकली याद रखोगे, सब कुछ याद रहेगा। क्या बोला है, प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, एक्वायर किया तो होल्ड करना, फिर उसको क्या करना, डेवलप करना, फिर उसके बाद में उसको डिस्पोज ऑफ कर देना। सिंपल सी बात है। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों, कॉमन सील हो जाता है, मतलब इट्स अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ दी, क्या बोल सकते हैं, एलएलपी। बट आज के डेट में ये क्या हो चुका है, ऑप्शनल हो चुका है, लाइक इन अ कंपनी। तो बोलने का बड़ा सिंपल सा तात्पर्य है बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूँ, सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 14 मिलकर फीचर बन जाते हैं सर, किसके, एलएलपी के, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के। अब मैं आपको ना रिस्पेक्टिव सेक्शन के दर्शन करा देता हूँ, जल्दी से आ जाओ, ध्यान देना। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर, हम लोगों ने पढ़ा था एलएलपी का सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये देखो सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर, अरे रे 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 रे, यहां पर है सेक्शन नंबर 3। क्या बोलता है, देखो सेक्शन नंबर 3 बोलता है एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अपना पहला फीचर निकल कर आया है, एलएलपी क्या है, बोले सर बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा फीचर क्या बोलता है, इट इज फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेट। इसकी वजह से क्या हुआ, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई, लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई। आगे क्या बोला, एलएलपी शाल है परपेचुअल सक्सेशन, और आगे क्या बोला है बच्चों, एलएलपी
चेंज इन द पार्टनर ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी। मतलब सर परपेचुअल सक्सेशन को इन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 3। इसके बाद में मैंने आपको बोला था गाइस सेक्शन नंबर 14। चलो आ जाते हैं सेक्शन नंबर 14 के ऊपर। सेक्शन नंबर 14 देखो, सेक्शन नंबर 14 क्या बोलता है। अब एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई ना, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एलएलपी क्या कर सकती है, किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है, कोई और व्यक्ति एलएलपी के ऊपर केस फाइल कर सकता है। एलएलपी प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, ओन कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डेवलप कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है। आगे क्या बोला है, कॉमन सील हो सकता है एलएलपी का, और वो भी क्या हो चुका है, ऑप्शनल। और एलएलपी हर वो काम कर सकती है एक लॉफुली जो बॉडी कॉर्पोरेट करती है। बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है ना, कौन सा, कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, यू हैव टू राइट दिस पॉइंट। क्या मुझे बताओ, क्या यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया? बोलो यस और नो गाइस, यस और नो। देखो बड़ा सिंपल सा थिंग रखो दिमाग के अंदर कि मैं क्या करा रहा हूँ आपको। जब मैंने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाया था ना, वहाँ पर क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं, तो मैंने पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ा है और लास्ट में क्वेश्चन आंसर कराया। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बच्चों क्या होता है, एक ही क्वेश्चन आता है, जनरली एक ही क्वेश्चन आता है। इस बार संभावना है कि 10 मार्क के लिए आ जाए, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट गाइस, मैं पटाख से आगे बढ़ रहा हूँ। नमस्ते सर, अटेंडेंस लगा दो। बिल्कुल मेरे भाई, है ना। ये बच्चे ना इंटर में जाने के बाद में फाउंडेशन वालों की मजा लेने के लिए आ जाते हैं, पता है क्या। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, डिफाइन द पार्टनर इन एलएलपी एक्ट। मतलब पार्टनर कौन होता है, पार्टनर कौन होता है, आपको ये डिफाइन करना है। और सेकंड इन्होंने ये बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्या होते हैं, और लीगल पोजीशन मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इफ द नंबर ऑफ मेंबर फॉल बिलो द स्टैट्यूटरी लिमिट। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है, जिसके अंदर टोटल क्या बातें की बच्चों, 3 बातें। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए, सर पार्टनर मतलब कौन होता है एलएलपी के अंदर, कौन ऐसा व्यक्ति जिसको हम लोग पार्टनर बोले। एलएलपी के अंदर पार्टनर कौन होता है, जल्दी से बच्चों। इफ एनीवन कैन टेल मी हु इज अ पार्टनर। तो देखना इन्होंने बड़ा सिंपल सा बात बोला है, पार्टनर का डेफिनेशन आपको सबसे पहले लिखना है। बोला पार्टनर मीन्स इन रिलेशन टू, पार्टनर मीन्स अ पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी। गजब है। पार्टनर मतलब कौन, बोले पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी, मतलब रिश्ता बता रहे किसके साथ में, एलएलपी। सो पार्टनर मीन्स एनी पर्सन who become a partner in LLP according to LLP agreement. Guys, you have to write this definition. समझ में आ रहा है कि जल्दी बताओ, है ना। अच्छा नहीं गए, सॉरी लक्ष्य, है ना। तो बोलने का मतलब क्या है सर, अरे बेशर्मो, है ना। ऐसा डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं पूछा मैंने, पार्टनर पूछा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टनर एंड द डेजिग्नेटेड पार्टनर, है ना। ध्यान देना, पार्टनर इन रिलेशन टू LLP मीन्स एनी पर्सन who become a partner in LLP according to LLP agreement। समझ में आया। LLP agreement में जिस तरीके से लिखा होगा उस तरीके से अगर क्या बन जाओ, पार्टनर बन जाओ, तो हम आपको पार्टनर बोलेंगे। अगर उसके व्यतिरिक्त तुम पार्टनर बने हो तो उसको हम लोग पार्टनर नहीं बोलेंगे। क्या ये वाला पॉइंट सबसे क्लियर हुआ, जल्दी बताओ यस और नो। तो जब क्वेश्चन आपके सामने आता है व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनर, तो आपने पहले पॉइंट का तो आंसर दे दिया, ठीक है। पार्टनर कौन होता है। अब आपको ये पूछा कि व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर रिक्वायर। तो बच्चों पार्टनरशिप के बारे में अगर मैं बात करूं तुमको, तो बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो चाहिए होते हैं वो मिनिमम 2 होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एलएलपी पे कितने हो सकते हैं बच्चों, अनलिमिटेड हो सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 50 मैक्सिमम होता है, एलएलपी एक्ट के अंदर अनलिमिटेड हो सकते हैं। समझ में आया, जल्दी बताओ यस और नो। और तीसरा बात क्या बोला है यहाँ पे, सुनना, आपके मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ 2 पार्टनर होने चाहिए, ठीक है। अगर कल जाके आपके जो पार्टनर है वो 2 से कम हो जाते हैं और कितने हो जाते हैं, एक ही पार्टनर रह गया, और इसके बाद में आपने अपना एलएलपी रन किया फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, और आपने नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज किए क्या, बोले नहीं किए, तो ये जो एक पार्टनर है ना ये पर्सनली लाइबल हो जाएगा। इज अ पर्सनली लाइबल किस चीज के लिए, फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द एलएलपी जो 6 महीने के बाद हुए। समझ में आया। आफ्टर 6 मंथ जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसके लिए वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा। बच्चों मुझे जल्दी से बताओ क्या ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, यस और नो। यस सर। तो इनके 3 क्वेश्चन को तुमने बच्चों नॉकआउट कर दिया। इन्होंने पूछा बोले पार्टनर मतलब कौन, तो हमने बोला पार्टनर मीन्स अ पर्सन, एनी पर्सन हु बिकम पार्टनर इन एलएलपी अकॉर्डिंग टू एलएलपी एग्रीमेंट। ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। इन्होंने पूछा व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, बच्चों ये हो गया तुम्हारा सेकंड पॉइंट। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर चाहिए 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने चाहिए, बोले सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर चाहिए अनलिमिटेड हो सकते हैं। और उसके बाद में व्हाट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस
इफ द नंबर ऑफ पार्टनर फॉल बिलो द मिनिमम स्टैट्यूटरी लिमिट परमिटेड। तो हमने इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया। बट इफ यू थिंक कि आपको इनफ मार्क मिल जाएंगे तो ऐसा गलती से भी मत सोचना। क्यों? क्योंकि आपने इस आंसर को बहुत अधूरा लिखा बच्चों, समझ में आ रहा है? जब वो पूछ रहे कि पार्टनर कौन होता है तो आपको एक्स्ट्रा बात लिखना पड़ेगा, सर पार्टनर एक नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। ये बात कौन लिखेगा, समझ में आ रहा है क्या? ये बात लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अ पार्टनर कैन बी अ नेचुरल पर्सन एंड पार्टनर कैन बी अ आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब दो कंपनी मिला के भी क्या बना सकते हैं सर? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हैं। बच्चों जल्दी से बताओ, क्या यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर है? यस और नो? अब देखो मैंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर इन चीज़ों को लिखा है। सेक्शन नंबर 5 से लेकर सेक्शन नंबर 10 हम लोग बात करते हैं पार्टनर के बारे में, डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में। ध्यान देना, सबसे पहला पार्टनर कौन हो सकता है? बोले सर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। और बॉडी कॉर्पोरेट बोलने से क्या बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन आपके दिमाग में आ रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कौन कौन आता है? बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी डिफाइन इन सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। It include LLP incorporate under this act. It include LLP incorporate outside India, and it also include a company incorporate outside India, but it does not include cooperative society, corporation, sole. समझ में आया बच्चों? यस और नो? तो ये लोग पार्टनर से बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोला है बच्चों? कंडीशन टू बिकम पार्टनर। अगर आपको पार्टनर बनना है, अगर आपको पार्टनर बनना है तो आपको एडिशनल पॉइंट लिखना पड़ेगा बच्चों कि पार्टनर बनने के लिए आप क्या नहीं होना चाहिए? बोले अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अच्छा, गर्लफ्रेंड ने अनसाउंड माइंड बोल दिया, चलता क्या? इडियट बोल दिया, चलता क्या? बोले नहीं। डॉक्टर ने अनसाउंड माइंड बोलना चाहिए क्या? बच्चे बोलते हैं हाँ। बेशर्मो, डॉक्टर ने नहीं बोलना चाहिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, कोर्ट का डिसीजन आना चाहिए कि ये व्यक्ति क्या है? अनसाउंड माइंड है। तभी आप डेजिग्नेटेड, आप पार्टनर नहीं बन सकते हो। अगर गर्लफ्रेंड बोल रही, डॉक्टर बोल रहा है, फिर भी बन सकते हो बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है तुम्हारा? अब ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। क्या बोला कि आपके लिए एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का? इंसॉल्वेंसी का। मतलब आपने खुद ने खुद का एप्लीकेशन डाला है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो, तो द मोमेंट आपने एप्लीकेशन डाला बच्चों तुम लोग पार्टनर नहीं बन सकते। समझ में आया क्या? और तीसरा बात, आपको क्या कर दिया है? आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है। मतलब आप क्या हो? आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए लेकिन वो इंसॉल्वेंसी के दुख से बाहर अभी तक नहीं निकले। समझ में आया बच्चों? तीन बातें मुझे बताओ कौन कौन व्यक्ति जो पार्टनर नहीं बन सकता है। पहला बात, जब आपको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट तो आप पार्टनर नहीं बन सकते। दूसरा बाइट क्या बोला है कि अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, मतलब आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया लेकिन आप उसमें से अभी तक बाहर नहीं निकले, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, तो भी आप क्या नहीं बन सकते? आप पार्टनर नहीं बन सकते। और थर्ड नंबर का पॉइंट क्या बोला है? थर्ड नंबर का पॉइंट बोला है कि आपने खुद ने एप्लीकेशन की है, किसके लिए? इंसॉल्वेंसी के लिए। द मोमेंट आपने एप्लीकेशन कर दी उसके बाद में आप पार्टनर बिल्कुल भी नहीं बन सकते। लॉजिकली क्लियर हुआ बच्चों? बोलो यस और नो। अब ध्यान देना, थोड़ी सी इसकी एनालिसिस में आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है? ये दो, ध्यान दो मेरे सामने। अगर देखो, अगर किसी ने आपको अनसाउंड माइंड बोला, आप कंटिन्यू कर सकते हो एज अ पार्टनर। कोर्ट ने अगर आपको अनसाउंड माइंड, आपके ऊपर एप्लीकेशन डाला कि इसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करो, फिर भी आप एज अ पार्टनर बोलकर अपॉइंट हो सकते हो। लेकिन एक बार कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, समझ में आ रहा है? और जब तक बाद में कोर्ट फिर से डिक्लेयर नहीं करती ना कि ये क्या हो चुका है? साउंड माइंड हो चुका है, समझ में आ रहा है? इस ड्यूरेशन के बीच में यू कैन नॉट अ पार्टनर। मतलब यहां से लेके कोर्ट ने जब डिक्लेयर किया आप अनसाउंड माइंड हो और उसके बाद में कोर्ट डिक्लेयर करती है आप साउंड माइंड हो, इसके बीच में आप किसी भी कंपनी का एलएलपी के अंदर क्या नहीं बन सकते सर? पार्टनर नहीं बन सकते। अब है ना, इंसॉल्वेंसी का पॉइंट बच्चे अच्छे से नहीं समझते, उसको समझो। क्या बोला हुआ है सुनो। दो केसेस है इंसॉल्वेंसी की, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड ही हिमसेल्फ अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंस। दोनों में भी जमीन आसमान का फर्क है बच्चों, ध्यान देना। आपका कोई क्रेडिटर है जिसका आपने पैसा नहीं दिया, वो आपके लिए एप्लीकेशन ले गया किधर? एनसीएलटी में बोलो, किसी कोर्ट में बोलो, ट्राइब्यूनल में बोलो कि भाई सतीश भाईती को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। क्या मैं डिस्क्वालीफाइड हुआ? क्या मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ। उसके बाद में एनसीएलटी ने क्या किया? सामने वाले पार्टी को सुन के लिया। क्या मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ? मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही इंसॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन आ गया कि सतीश भाईती क्या है? इंसॉल्वेंट है, अब इसके बाद में मैं डिस्क्वालीफाइड हो चुका हूँ, मैं किसी भी एलएलपी के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता। समझ में आया? बाद में भविष्य में कोर्ट का ऑर्डर आता है डिस्चार्ज बोलकर, अब मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ। क्या ये वाला पॉइंट लॉजिकली समझ में आया? है सर बिग फैन। अरे बस क्या, आप छोड़ो ना, परेशान मत कर, मतलब शर्म आती मेरे को ऐसा बोलने से, है ना। अब इधर ध्यान दो बच्चों, बोलने का मतलब क्या है कि अगर क्रेडिटर ने एप्लीकेशन डाला ना
तब आप तब तक डिस्क्वालीफाइड नहीं होते जब तक ऑर्डर ऑफ इंसॉल्वेंसी क्या नहीं आता, इंसॉल्वेंसी नहीं आता। समझ में आया? लेकिन अब यह अलग बात है, सुनो, यहाँ पर क्रेडिटर को लग रहा है क्या कि आप इंसॉल्वेंट हो, लेकिन आप नहीं मानते मैं इंसॉल्वेंट हूँ। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पर टाइम दिया है जब तक ऑर्डर ऑफ इंसॉल्वेंसी नहीं आता। लेकिन अलग सिचुएशन है, अगर तुमने खुद ने एप्लीकेशन दिया एनसीएलटी में, तो जैसे ही तुमने एप्लीकेशन दिया तुम उसी पॉइंट से डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो। समझ में आया बच्चों? दोनों का डिफरेंस समझ में आया क्या? जल्दी बताओ यस और नो। क्रेडिटर ने अगर एप्लीकेशन किया तो हम तब तक क्या नहीं होते, डिस्क्वालीफाइड नहीं होते जब तक ऑर्डर ऑफ कोर्ट नहीं आता। लेकिन जब हम लोग खुद ही एप्लीकेशन डाल रहे हैं, मतलब हम खुद के नजरों में गिरे वाले हो, तो बोले बेटा तू आज से ही डिस्क्वालीफाइड है। समझ में आया क्या? बोले यस और नो। आई स्कोर 79 मार्क इन पेपर 2 विद द हेल्प ऑफ योर यूट्यूब वीडियो। थैंक यू सो मच यारो, थैंक यू सो मच कशिश, है ना। चलो उसके बाद में गाइस मजे की बात तो ये है कि आप में से फाउंडेशन में पढ़े हो, इंटर में नहीं पढ़े हो, है ना। और जो बच्चे इंटर में पढ़ रहे हैं उनका वो सेम सिचुएशन है बच्चों। इस बार मैं आपको बताता हूँ, इंटर वाले जो बच्चे ना अपने, उन्होंने किसी का मैराथन नहीं देखा, ना कि वो सतीश सर का मैराथन देख रहे हैं। उन्होंने अपना सिलेबस 3 बार रिवाइज कर लिया एग्जाम में जाने के पहले, और साथ ही साथ में कल लॉ का पेपर, आज वो टैक्स और कॉस्टिंग का पढ़ रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। ठीक है जी, ध्यान देना आप। अब हम लोग आ गए बच्चों कहाँ पे, अपने टॉपिक के ऊपर। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या बच्चों? पार्टनर कौन बनता है? बोले सर पार्टनर इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। सेकंड, पार्टनर बनने के लिए क्या कंडीशन है? बोले तुम साउंड माइंड होने चाहिए, तुम अनडिस्चार्ज क्या सॉरी पहली बात तुम साउंड माइंड होने चाहिए, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट मतलब तुम डिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर तुम्हारा एप्लीकेशन पेंडिंग है फॉर इंसॉल्वेंसी, तो उस केस में भी तुम क्या नहीं बन सकते, पार्टनर नहीं बन सकते। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। अब सुनो, अभी हमने क्या पढ़ लिया, पार्टनर के बारे में पढ़ लिया। तो एक एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर अनलिमिटेड हो सकते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों किसके बारे में? डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब तुम ध्यान देना, डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में काफ़ी सारे सेक्शन आपके सिलेबस में दिए नहीं है, और पूरा सेक्शन 7 भी डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको सारे पॉइंट, सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके पीछे का कारण क्या है, आप अभी तो पढ़ लेते हो, लेकिन आपको क्या समझ में आएगा कि एक डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर में फ़र्क क्या होता है, जब तक आपके मन के डाउट कहाँ पे खत्म होने वाले, जो सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं दिए ना, वो जब मैं आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि सर डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर का डिफरेंस क्या होता है। समझो, डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना बेटा बच्चों, उल्लू का पट्टा होता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, उल्लू का पट्टा होता है, बलि का बकरा होता है। मतलब सर इसका रोल क्या है पता है क्या? एलएलपी के बहुत सारे फॉर्म फाइल करने पड़ते क्या? नहीं, 2 फॉर्म मैंडेटरी हर साल फाइल करने पड़ते हैं। एक होता है फॉर्म नंबर 8 और एक होता है बच्चों फॉर्म नंबर 11। ठीक है, आ जाता हूँ मैं, ध्यान देना। हर साल देखो, ये 2 फॉर्म हर साल फाइल करने पड़ते हैं। एक है बच्चों तुम्हारा फॉर्म नंबर 8 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक है बच्चों तुम्हारा फॉर्म नंबर 11 जिसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न। अब ये फॉर्म फाइल करना है। इसके अलावा तुम्हारे पार्टनर चेंज हो जाते हैं तो फॉर्म 4 फाइल करना पड़ता है। एलएलपी एग्रीमेंट में कोई चेंज आता है तो फॉर्म 3 फाइल करना पड़ता है। रजिस्टर ऑफिस चेंज किया तो बोले फॉर्म 15 फाइल करना पड़ता है। समझ में आ रहा है बच्चों? उसके बाद में हर साल डेजिग्नेट पार्टनर के लिए डीन का फॉर्म होता है। तो बोलने का मतलब क्या है, एलएलपी के अंदर काफ़ी सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। हाँ, छोटे मोटे कंप्लायंस करने पड़ते हैं। बोले ये कंप्लायंस करने का जिम्मेदारी ठेका किसने लेके रखा है? बोले डेजिग्नेटेड पार्टनर ने लेके रखा है। समझ में आ रहा है? ये जो फॉर्म होते हैं ना बच्चों, ये साइन होने चाहिए किससे? डेजिग्नेटेड पार्टनर से ये फॉर्म साइन होने चाहिए। समझ में आ रहा है? और अगर सर गलती से भविष्य में नॉन कंप्लायंसेस हो गया, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर ने फॉर्म फाइल नहीं किया, तो बच्चों फिर उसके लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर तो खुद लायबल रहेगा, बाकी के पार्टनर लायबल नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? मुझे एक बात बताओ, सुनने में भारी लगता है डेजिग्नेट पार्टनर, लेकिन बेटा ये तो उल्लू का पट्टा है, बलि का बकरा है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लायंस का है, तेरे को उसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा है ना। बिजनेस तो मैनेजमेंट तो तू भी कर सकता है, नॉर्मल पार्टनर भी कर सकता है, तेरे को कोई विशेष ये नहीं मिली क्या भाई शक्तियाँ मिली है डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो यहाँ पे बोला है डेजिग्नेटेड पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंसेस ऑफ एलएलपी। रोल क्या है बच्चों इसका? कंप्लायंस ऑफ एलएलपी। और दूसरा रोल क्या है इसका? अगर गलती से ही इज लायबल फॉर ऑल पेनल्टी इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। बच्चों मुझे लॉजिक बताओ, क्या आपका ये वाला फंडा क्लियर हुआ पहले, हाँ या ना? वेदर यू गाइज आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट, यस और नो गाइज? जल्दी से बताओ यस। अब आगे क्या बोला है बच्चों, सुनो। नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, एक एलएलपी के अंदर कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम होना चाहिए रे? बोले कम से कम डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 होने चाहिए। समझ में आ रहा है? अच्छा सुनो, पार्टनर नेचुरल भी पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर हमेशा इंडिविजुअल होना चाहिए। मतलब सर सुनो, अगर एलएलपी बनाते वक्त रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज
क्या मिलकर एक एलएलपी बना सकती है बच्चों? जल्दी से हाँ या ना में आंसर लिख के बताओ। मेरा क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मिलकर क्या एक एलएलपी बना सकती है? डू यू थिंक इज इट पॉसिबल? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस, है ना? आप लोग मुझे फटाफट आंसर करके बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो कंपनियों ने मिलकर एक एलएलपी बनाई? आंसर इज यस सर, ऐसा पॉसिबल है। वेरी गुड, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों कौन है? बोले सर ये पार्टनर है, लेकिन मेरे को दो क्या चाहिए एलएलपी के अंदर? बोले दो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। और वो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन चाहिए? वो इंडिविजुअल चाहिए। अब ये तो इंडिविजुअल नहीं है ना, तो क्या हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने डिसाइड किया कि बोले एक काम करते हैं, हम लोग है ना मुकेश अंबानी को नॉमिनेट कर रहे हैं कि तू हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जा, ठीक है? और यहाँ पर हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रतन नवल जी टाटा को हम लोग नॉमिनेट कर रहे हो कि आप हमारे क्या बन जाओ, डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाओ। मतलब सर इनको क्या करना पड़ेगा, नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, नॉमिनेट करना पड़ेगा किसी इंडिविजुअल को एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब क्वेश्चन ये आता है, इज इट पॉसिबल कि सर सतीश सर मतलब मैं, साथ ही साथ में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और साथ ही साथ में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हम मिलकर पार्टनरशिप एलएलपी शुरू किए, पॉसिबल है? बोले हाँ। इसके अंदर कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेगा? बोले एक तो सतीश सर आप बन जाओ और दोनों के नॉमिनी ले लो, चलता है। या फिर सतीश सर आप बनो ही मत, दोनों के नॉमिनी ले लो, चलता है? बिल्कुल चलता है। दो इंडिविजुअल होना इंपॉर्टेंट है। अब आगे का कंडीशन क्या है? आगे का कंडीशन बच्चों ये दिया हुआ है कि जो तुम्हारे डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना, जस्ट होल्ड ऑन, जो तुम्हारे डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसमें से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। और यहाँ पर आ गया अमेंडमेंट, रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब क्या, जो पिछले साल कम से कम 120 दिन इंडिया में रहा हुआ है। समझ में आया बच्चों? मुझे एक बात बताओ, डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम क्या है? एलएलपी के कंप्लायंसेस करना, एलएलपी के कंप्लायंस करना, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम है। और वो लाइबल हो जाता है किसके लिए? बोले नॉन कंप्लायंसेस के लिए। मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने चाहिए? बोले दो। अच्छा, और इनकेस उसमें से एक क्या होना चाहिए? बोले रेसिडेंट। और डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होना चाहिए? बोले इंडिविजुअल होना चाहिए। उसके बाद में जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, आप किसी को भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलकर अपॉइंट नहीं कर सकते, उसकी दो कंडीशन है। क्या दो कंडीशन है? सबसे पहले उस भाई के पास क्या होना चाहिए? डीपिन होना चाहिए। डीपिन मतलब सर डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कंपनीज एक्ट के अंदर डीन नाम से पहचाना जाता है। मतलब ये हर एक यूनिक नंबर होता है डायरेक्टर का, डेजिग्नेटेड पार्टनर का, वो आपके पास होना चाहिए। और दूसरा बात, आप ऐसे जाके क्या किए, क्या बोल सकते हैं, कौन है ये व्यक्ति, हाँ क्या नाम है रे, अमिताभ बच्चन, उनको उठा के लेके आए, बोले आप हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर हो। बोले हाय, ऐसा नहीं चलता, पहले उनका कंसेंट लेटर लेना पड़ता। समझ में आया क्या? बोले यस और नो। तो किसी को भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने के लिए उसके पास डीन होना चाहिए और साथ ही साथ में उसका कंसेंट लेटर हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद में बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर डेजिग्नेटेड पार्टनर का अपॉइंटमेंट हुआ, किसको बताओ? आरओसी को बताओ। डेजिग्नेटेड पार्टनर चेंज हुआ, किसको बताओ? आरओसी को बताओ। डेजिग्नेटेड पार्टनर का पोजीशन वैकेट हो गया, मतलब तुम्हारे पास दो डेजिग्नेटेड पार्टनर थे, उसमें से एक चला गया, तो बोले नया डेजिग्नेटेड पार्टनर नेक्स्ट 30 दिन में अपॉइंट कर लो। अगर तुमने नया डेजिग्नेटेड पार्टनर नेक्स्ट 30 डेज में अपॉइंट नहीं किया, तो जितने भी पार्टनर है ना, इन्हीं को हम लोग क्या मान लेंगे? डेजिग्नेटेड, डीम टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेंगे। बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये वाला चीज समझ में आया? बोलो हाँ या ना। एग्जाम का क्वेश्चन आता है, लेट्स सी आप आंसर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर? पहला क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर। और दूसरा बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आया है कि वेदर इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो सबसे पहले आप क्या बता दोगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर का डेफिनेशन, यू हैव टू राइट दैट डेफिनेशन, देन यू हैव टू से डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अ इंडिविजुअल, सबसे पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा बात, उसका काम क्या है? बोले लॉ को कंप्लायंस करना, लॉ के नॉन कंप्लायंस के लिए वो लाइबल रहेगा। मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने चाहिए? दो चाहिए होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? किसी को भी डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट कर रहे हो, दो कंडीशन है, उसके पास दिन, अरे बेशर्मो मेरे साथ में बोलो, अभी बोलोगे तो याद रहेगा, है ना? फिर से स्टार्टिंग से बोलते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन चाहिए? कितने चाहिए? दो। वो कैसे होने चाहिए? पर्सन नेचुरल या आर्टिफिशियल? बोलो बोलो बोलो, नेचुरल या आर्टिफिशियल? बोले नेचुरल होना चाहिए। तीसरा, किसी को भी डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट कर रहे हो, दो कंडीशन क्या है? उसके पास क्या होना? डिपिन होना। और दूसरा बात क्या बोला? उससे अपने को क्या लेना? क्या लेना? कंसेंट टू एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर लेना चाहिए। ये होने के बाद में आपने सामने वाले को डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलकर अपॉइंट किया, बोले हाँ। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट किया तो शांति से मत बैठो, आरओसी को बताओ, है ना, कि देखो हमारे पास डेजिग्नेटेड पार्टनर आ चुका है। इसके बाद में और क्या है? बोले डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में, बोले इसके बाद में जो तुम्हारा डेजिग्नेटेड पार्टनर चेंज हुआ है, इसके बारे में किसको बताओ? आरओसी को बताओ। अच्छा, डेजिग्नेटेड पार्टनर छोड़ कर गया, 30 डेज में नया डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करो। अगर तुम ऐसा करने में
असफल रह गए तो तुम्हारे जितने भी पार्टनर है उन्हीं को हम लोग डीम टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेंगे। बच्चों मुझे जल्दी से बताओ, क्या आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर से लेके सारे प्रोविजन क्लियर हुए कि नहीं हुए, या क्रिस्टल क्लियर? बोल रहा हूँ सर, बहुत ही बढ़िया, बोलना ही पड़ेगा, एग्जाम में पास होना है तो बोलना ही पड़ेगा। मैं बोलता हूँ ना, मेरे साथ में रिवाइज कर रहे हो ना, ऐसे करो, एक्टिवली रिवीजन जिसको बोलते हैं ना, वो करो। पेन पेपर लेके बैठो, बारीक से बारीक चीज़ आपको लिखनी होगी ना, फटाफट 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 लिखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? क्योंकि मैं इनफ टाइम लेता हूँ चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, तो इन बिटवीन यू मे राइट। अब क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है बच्चों, सुनो, ध्यान देना। ये पेनल्टी में अमेंडमेंट हो चुकी है, मैं बोलता हूँ पेनल्टी वैसे याद नको करो, ठीक है? आ जाता है तो ठीक है, कुछ पेनल्टी हम लोग याद कर भी लेवे। तो पेनल्टी क्या है, बोले अगर पेनल्टी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का नॉन कंप्लायंस किया, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए थे 2, आपके पास नहीं है और 30 डेज हो गया, तुमने अपॉइंट भी नहीं किए, तो ऐसे वाले केस में LLP एंड एवरी पार्टनर इज लायबल फॉर 10,000 से लेके बोले विच में एक्सटेंड अप टू 5 लाख। और इसके अलावा दूसरा कोई नॉन कंप्लायंसेस है, मतलब तुम्हारे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसके पास क्या होना चाहिए, उसका कंसेंट लेटर तुमने नहीं लिया, ठीक है? या फिर तुम्हारा जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के तुम्हारे सिलेबस में कुछ पॉइंट नहीं दिए कि अगर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है, जैसे यहाँ पे पढ़ा था ना, पार्टनर के लिए 3 कंडीशन होती है, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन पेंडिंग। वैसे ही एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए भी कुछ पॉइंट होता है कि वो मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, उसने कभी किसी क्रेडिटर का पेमेंट सस्पेंड नहीं किया 30 साल के अंदर, पिछले 5 साल में कभी वो इंसॉल्वेंट घोषित नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो जैसे ये कुछ कंडीशन होते हैं ना, वैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर की भी होती है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं दी हुई है, ठीक है? तो वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर बच्चों। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मजे वाली बात बताऊँ क्या? बोलो बोलो बोलो, मजे वाली बात बताऊँ मैं आपको? हाँ बोलो तो सही, बोलो, बताओ सर, बताओ सर। बेटा तुमने है ना 5 सेक्शन कर लिया मेरे साथ में, कौन सा? सेक्शन नंबर 5 से लेके सेक्शन नंबर 10। अब तुमको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ और आप मुझे को बताओ क्या सारे पॉइंट हुए कि नहीं हुए। सबसे पहले आ रहा है बच्चों तुम्हारा सेक्शन नंबर 5, क्या बोलता है? पार्टनर के बारे में। बोले पार्टनर हु कैन बिकम अ पार्टनर, हु कैन बिकम अ पार्टनर, वो सारी बातें। तो बोले पार्टनर कौन बन सकता है? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कौन? बोले कंपनी जो डिफाइन की है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर, या फिर इट इंक्लूड बच्चों कौन क्या? बोले LLP रजिस्टर अंदर दिस एक्ट, LLP रजिस्टर आउटसाइड इंडिया, या कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, बट इट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेशन सोल, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंड बॉडी कॉर्पोरेट विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये नहीं आता है, ठीक है? इसके अलावा बच्चों सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या है सर? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन पार्टनर, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने आपको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया, आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो तो आप पार्टनर नहीं बन सकते हो, और लास्ट में आपने खुद ने एप्लीकेशन डाला है, आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है इंसॉल्वेंसी के लिए, और बच्चों उसकी एनालिसिस मैंने आपको बहुत डिटेल में कराई थी। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने चाहिए? बोले 2 चाहिए। अच्छा मैक्सिमम कितने चाहिए? बोले कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद में अपन ने एक प्रोविजन पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, तुम्हारे डेजिग्नेट पार्टनर 2 से कितना हो गया, 3 से कितना हो गया, 1 हो गया, और तुमने पार्टनरशिप कैरी ऑन की फॉर नेक्स्ट 6 मंथ विदाउट इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टनर। तो इन दैट केस द ओनली पार्टनर हु आर अवेयर अबाउट द फैक्ट विल बी लाइबल फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द LLP डन आफ्टर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये वाला बात लिखा है कहाँ पे बच्चों? सेक्शन नंबर 6 के अंदर। मतलब सेक्शन 5 भी हो गया, सेक्शन नंबर 6 भी हो गया। आगे बढ़ के अगर तुम लोग देखोगे ना, सेक्शन नंबर 7 तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही सबसेक्शन दिए हैं, जबकि मैंने जब 2020 में पहली बार पढ़ाया था ना, तो आप देखोगे मैंने सारे सबसेक्शन 8 तक लिखा है, जो तुम्हारे सिलेबस में वैसे नहीं दिए हुए। तो आ जाओ, ध्यान देना क्या बोला है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन, क्या इधर आ जाओ, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने होना? बोले सर 2 होना। ठीक है, समझ में आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 होने चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या बोला है उन्होंने, वो रिस्पॉन्सिबल क्या है, कंप्लायंस के लिए, और लाइबल है क्या किसके लिए, नॉन कंप्लायंस डिफॉल्ट के लिए। एटलीस्ट एक क्या होना, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना, जहाँ पर अमेंडमेंट आई 120 दिन वाला। उसके बाद में डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होता है वो है ना आउट अमंग दी पार्टनर ही होना चाहिए, आउटसाइडर नहीं होना चाहिए। और ऐसे केस में बोला, अगर तुम्हारे केस में कंपनी केस में क्या है, पार्टनर बोले बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वो किस केस को अपॉइंट करेंगे? बोले वो किसी व्यक्ति को अपना नॉमिनी बनाएगी। आगे बढ़ते बच्चों, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? ये बोलता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो व्यक्ति डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है उसको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलेंगे। या फिर दूसरा अनुभव क्या होता है, बोले रोटेशनल डेजिग्नेटेड पार्टनर का कंसेप्ट होता है। मतलब मानो मैंने, मेरे भाई ने, मेरी वाइफ ने और मेरी भाभी ने, हमने मिलकर एक LLP खोली, और मैं बोलता हूँ पहले मैं और मेरा भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे, उसके बाद में अगले 1 साल के लिए मेरी वाइफ और मेरी भाभी डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे, उसके अगले साल के लिए फिर से मैं और मेरा भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएंगे। ठीक है,
तो इट स्टेट दैट ईच ऑफ द पार्टनर टाइम टू टाइम बिकम अ शाल बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है? बोले जो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन डेजिग्नेटेड पार्टनर बना वो, और साथ ही साथ में जो समय समय पे डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेगा वो। अच्छा, डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी में कैसे आता है? हाउ ही बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर और हाउ ही स्विच टू बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर? बोले एज पर एलएलपी एग्रीमेंट। मतलब अगर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है या डेजिग्नेटेड पार्टनर की पोजीशन से बाहर निकलना है तो आपको एलएलपी एग्रीमेंट को क्या करना पड़ेगा सर? फॉलो करना पड़ेगा। आगे क्या बोला है बच्चों? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 कि बोले ये कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए, बराबर। अब एन इंडिविजुअल शाल नॉट बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर जब तक वो कुछ कंडीशन वो क्या नहीं देता है, अपनी प्रायर कंसेंट नहीं दे देता है। सेकंड चीज उसके पास क्या होना चाहिए? डीपिन नंबर होना चाहिए। और ये बात आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट किया, किसको बताना है? बोले आरओसी को बताना है। बच्चों इफ यू गाइज रिमेंबर, ये सारी चीजें मैंने आपको एकदम समराइज तरीके से नोट करवा के दी है, ठीक है? मैं सिर्फ आपको बेरैक में दिखा रहा हूँ। टू बी ए डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, उन्होंने बताया है वो कंडीशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। क्या क्या होती है? आप 5 साल में इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, आपने कभी किसी क्रेडिटर का पेमेंट सस्पेंड नहीं करना चाहिए, उसके बाद में आपने क्रेडिटर क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज क्रेडिटर के साथ में लास्ट 3 साल में नहीं करना चाहिए, आप मॉरल टर्प्यूटेड के ऑफेंस के लिए क्या हो चुके हो? बोले फंस चुके हो और तुमको 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा हो चुकी है, या फिर तुम सेक्शन 30 में फंसे हो, मतलब सर वो फ्रॉड वाला केस होता है, तो फ्रॉड वाले केस में फंसे हो तो तुम डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते हो, लेकिन दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। आगे बढ़ते बच्चों, आगे क्या बोला है सुनो। हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास क्या होना चाहिए? बोले सर डिन नंबर होना चाहिए। अब आता है सेक्शन नंबर 8, क्या? डेजिग्नेटेड पार्टनर सारे एक्ट करेगा, मैटर और सारी चीज़ें करेगा किसके लिए? कंप्लायंस ऑफ लॉ के लिए, और वो लॉ लाइबल रहेगा किसके लिए? नॉन कंप्लायंसेस के लिए। आपके सिलेबस में दिया ही है। आगे बढ़ो, सेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है? जब भी डेजिग्नेटेड पार्टनर का चेंज वगैरह होता है, ऑफिस वगैरह वैकेट होता है, तो आपने कितने दिन में नया डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना है? 30 डेज में। अगर आप नहीं कर पाए तो ईच ऑफ द पार्टनर शाल बी डीम टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। आगे बढ़ो बच्चों, सेक्शन नंबर 10 जिसके अंदर हमने क्या बात किया बच्चों? कि पेनल्टी के बारे में। जल्दी से बताओ, क्या यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? हाँ या ना? तो आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है? सुनो, आप लोग तो इतना याद रखो, पार्टनर के 2 पॉइंट और डेजिग्नेटेड पार्टनर के रिमेनिंग पॉइंट। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते बच्चों हम लोग किसके अंदर? अब हम लोग बात कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी कि एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं। एकदम आराम से सुनो। पहली बात तो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के संबंध होने चाहिए। कैसे बोले? दे आर एसोसिएट। किस चीज़ के संबंध? टू डू द लॉफुल बिजनेस। ये लोग साथ में क्यों आए? टू डू दी लॉफुल बिजनेस। और उसका पर्पज क्या है? टू अर्न दी प्रॉफिट। वाई? तो बोले लॉफुल बिजनेस करना है और साथ ही साथ में क्या करना है? बोले पैसा कमाना है। समझ में आया? तो अब अगर आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना है बच्चों, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आपको नेम रिजर्व करना पड़ता है। नेम रिजर्व करने का फॉर्म है एलएलपी रन। एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, रन मतलब रिजर्व यूनिक नेम। कितना फी लगता है? 200 रुपये लगता है। एक बार नाम रिजर्व हो गया तो आपके पास वो नेम अगले 90 डेज के लिए होता है, मतलब 3 महीने के लिए होता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला स्टेप है नेम रिजर्व करो। दूसरा स्टेप क्या है? अब नाम रिजर्व हो गया ना, अब आप अपनी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करो। उसके लिए जो फॉर्म लगता है उसको बोलते हैं फिलिप। फिलिप का मतलब क्या है? फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिकली। एल मतलब लिमिटेड लायबिलिटी, तो ये एल आई मतलब लायबिलिटी है, एल आई मतलब लायबिलिटी, और पी मतलब पार्टनरशिप। फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। गाइस क्लियर हुआ? चलो जल्दी बताओ यस और नो। अब तुमने एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर दिया, अपने को लगता है अपना काम हो गया। ऐसा नहीं है, अभी भी काम नहीं हुआ है। इसके बाद में आपको और एक कार्य करना पड़ता है। क्या है वो? सर बोले 3rd नंबर का चीज़, आपका एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के बाद में आपको एलएलपी एग्रीमेंट नेक्स्ट 30 डेज के अंदर फाइल करना पड़ता है। किसके साथ में? बोले सर आरओसी के साथ में। उसके लिए जो फॉर्म है वो है फॉर्म 3। अब सुनना, आपके सिलेबस में गलत लिखा है। आपके सिलेबस में लिखा है क्या? कि अगर आपको नेम रिजर्व करना है तो फॉर्म 1 फाइल करना है, अगर आपको इनकॉर्पोरेशन करना है तो फॉर्म 2 फाइल करना है, अगर आपको एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करना है तो फॉर्म 3 फाइल करना है। बच्चों 3 साल हो गए, ये जो फॉर्म 1 और फॉर्म 2 जो तुम बोल रहे हो ना, ये हट चुका है। समझ में आया बच्चों? यस और नो? चलो अब हम लोग पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर देख लेते हैं। पहले क्या बोला है? 2 और मोर पर्सन क्या हुआ है? लॉफुल बिजनेस करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए क्या कर रहे हैं? एसोसिएट हुए। अब ये क्या कर रहे हैं? फाइल कर रहे हैं। अब फाइलिंग करोगे, पहले नेम रिजर्व करोगे, फिर इनकॉर्पोरेशन करोगे, और उसके बाद में क्या करोगे? फॉर्म 3 फाइल करोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या क्या चीज़ें आप आरओसी को देते हो? तो पहला बात एलएलपी का नाम, कि क्या नाम तुमको चाहिए, क्या बिजनेस तुम करने वाले हो, प्रपोज बिजनेस एक्टिविटी,
कहाँ पर तुम्हारा रजिस्टर ऑफिस है, तुम्हारे पार्टनर का नेम एड्रेस, तुम्हारे डेजिग्नेटेड पार्टनर का नेम एड्रेस और अदर इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ में एक CA CS CMA का मतलब कोई भी एक या फिर एडवोकेट का एक सर्टिफिकेट लगेगा, हमने LLP एक्ट का कंप्लायंसेस किया हुआ है, आप प्लीज़ हमारी LLP को रजिस्टर कर दो। समझ में आया बच्चों, यस और नो? अब सीन क्या होगा, जैसे ही आपने ये सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, किसको? ROC को। ROC अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपके डॉक्यूमेंट को क्या करेगा? रजिस्टर कर लेगा। ही विल रजिस्टर योर डॉक्यूमेंट एंड ही विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। जैसे ही आपको 14 दिन के अंदर क्या मिला? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, आपका LLP क्या हो चुका है? इनकॉर्पोरेट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में कौन साइन करेगा? ROC इसको साइन करेगा और सील करेगा, ऑफिशियल सील करेगा। समझ में आया बच्चों? बोलो यस और नो। अब मैंने को अगर मैं आपको बताऊं ना, मैंने 2 सेक्शन कवर करा दिए बच्चों, सेक्शन नंबर 11 एंड सेक्शन नंबर 12। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द वेरियस प्रोविजन रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। बच्चों सुनो, एग्जाम का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस प्रोविजन रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड इट्स सबमिशन टू ROC अंडर द LLP एक्ट। बताओ बच्चों कैसे बताओगे? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमको बोलूँ एक्सप्लेन द वेरियस प्रोविजन, सबसे पहला पॉइंट आउटलाइन दिमाग में रेडी रखो, क्या? कि सर दो से ज़्यादा पर्सन एसोसिएट हुए हैं, किसके लिए? बोले टू डू लॉफुल बिजनेस और साथ ही साथ में अर्न प्रॉफिट। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन कर रहे हैं, किसको? बोले सर ROC ऑफ द स्टेट, जहाँ पर क्या है उनका रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बोले कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों ने देने वो बताओ। तो बोले नेम ऑफ LLP देना है, उसके बाद में जो बिजनेस करने वाले उसके बारे में बताना है, रजिस्टर ऑफिस के बारे में बताना है, फिर पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और एड्रेस बताना है, और साथ ही साथ में आपने क्या देना है? बोले लास्ट में बच्चों, लास्ट में आप लोगों ने क्या देना है? ये क्या बोल सकते हैं? अदर इन्फॉर्मेशन देना है। अब इसके अलावा आपको एक कंप्लायंस डिक्लेरेशन देगा CA CS CMA या फिर एडवोकेट, किसको देगा ये सारी बातें? बच्चों ये डॉक्यूमेंट आपने दिए ROC को। ROC क्या करेगा? ये जो कंप्लायंस डॉक्यूमेंट आया ना, इसको एक सफिशिएंट एविडेंस मानेगा और आपका क्या डॉक्यूमेंट को क्या करेगा? रजिस्टर कर लेगा और आपको क्या दे देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? बोले एक कंक्लूसिव एविडेंस है, और साथ ही साथ में ये क्या रहेगा? बोले साइन रहेगा, किससे? बोले ROC से, और उसका ऑफिशियल सिग्नेचर लगा रहेगा। कितने दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाना चाहिए? बोले सर 14 दिन के अंदर। गाइस डोंट यू थिंक वी आर इन द पोजीशन टू राइट द आंसर इन द एग्जाम? यस और नो? व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP? और उसके बाद में पूछा कि इनकॉर्पोरेशन के समय में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसके बारे में बताओ। एंड हमने उस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर डाला, क्रैक कर दिया बच्चों। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है सेक्शन नंबर 11 एंड सेक्शन नंबर 12। ठीक है जी। अब हम लोग आ रहे हैं बच्चों सेक्शन नंबर 15 से लेके सेक्शन नंबर 21 तक। बच्चों मुझे एक बात बताओ, सच्ची वाली, कितने लोगों को लग रहा है कि LLP एक्ट बहुत इजी हो रहा है? सर सच्ची बताओ, कितने लोगों को ये बात लग रहा है कि सर LLP एक्ट इजी जा रहा है? इस बार मैंने नोट्स जो है ना बच्चों, पहली बार सिंपल रखी वाली है। अदरवाइज जो मेरे नोट्स होते हैं ना, मैंने बच्चों को ये वाले नोट्स लर्न करा के दिए पूरे के पूरे। जो बेरैक वाले नोट्स रहते हैं ना, ये वाले नोट्स मैंने लर्न कराए थे लास्ट टाइम में, लेकिन इस बार मैंने बहुत ही सिंपल रखा हुआ है, एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुमको बता रहा हूँ। जल्दी से बच्चों, जल्दी से मैसेज करके मेरे को बताएंगे हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि सर LLP एक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान देना, और साथ ही साथ में हम लोग सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं क्लास के अंदर। अरे निर्मल मेरे भाई है ना बच्चों, निर्मल भी अपना छोटा भाई जैसा ही है, और वो भी अब CA फाउंडेशन और CA इंटर वाले बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, चलो एकदम आराम से रहो, फोकस करना। अगर बच्चों मैं तुम लोगों को बात करूं, तनुश्री त्रिवेदी, क्या बात है, ऐसे पुराने बच्चे उठ के आ रहे हैं ना, है ना? ध्यान देना बच्चों, एकदम आराम से फोकस करना। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेम ऑफ LLP के बारे में। सुनो, नेम ऑफ LLP क्या बोलता है? सुनो। हाँ मुझे फोकस कर लो, मजा आ रहा है सर, फोकस करो। मैं पूरा का पूरा आपको बता दूंगा। सेक्शन नंबर 15 से लेके सेक्शन नंबर 21 जो डील करता है विथ रिस्पेक्ट ऑफ नेम ऑफ LLP। ठीक है, ये क्या बोलता है कि पहली बात, जो आपका LLP है ना, उसके नाम के अंदर एक तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इतना बड़ा शब्द होना चाहिए। और बोले इतना बड़ा शब्द नहीं लिखना है तो प्यार से लिखो LLP, बेटा पप्पी नहीं, क्या बोला? LLP आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाउ आर यू सर? आई एम ग्रेट अरमित, है ना?
तो बोलने का मतलब क्या, एक तो आपके नाम के अंदर क्या होना चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होना चाहिए, या फिर आपके नाम के अंदर LLP होना चाहिए। ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके बाद में बोले तुम्हारा जो नाम है वो IOU नहीं होना चाहिए, आई लव यू नहीं, IOU मतलब इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल एंड रिजेंबल टू, यहाँ पर अमेंडमेंट आ चुकी है, इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल और रिजेंबल टू एनी अदर LLP, एनी बॉडी कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। पहले क्या था, पहले ना ट्रेडमार्क फॉर विच एप्लीकेशन इज पेंडिंग, पार्टनरशिप फर्म, ये ऐसे वर्ड थे बच्चों पहले। तो इन वर्ड को अब तुम्हारे सिलेबस में से हटा दिया, सिलेबस में से छोड़ो, एक्चुअली बेयर एक्ट में से हटा दिया। क्या कि बोले ऐसा ट्रेडमार्क जिसका एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको हटा दिया। दूसरा बात क्या बोला है, बोले पहला था पार्टनरशिप फर्म, इसको हटा दिया, इनसे तुम्हारे नाम मैच हो सकते हैं। तो क्या बोला है कि तुम्हारा नाम आइडेंटिकल और रिजेंबल नहीं होना चाहिए आई से, किससे, बोले LLP से, बॉडी कॉर्पोरेट से या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। सेकंड पॉइंट किया ओ, तुम्हारा नाम ऑफेंसिव टू एनी क्लास ऑफ द पीपल नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी माँ का LLP, अरे इसकी माँ का उसके बाप का क्या लगा के रखे हो, तो ऐसे ऑफेंसिव वर्ड तुमने यूज नहीं किए करने चाहिए। और तीसरा क्या बोला है बच्चों, तुम्हारा नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सर अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कब रहेगा, मानो फॉर एग्जाम्पल तुमने तुम्हारे LLP के अंदर क्या लिखा है, बैंक या इंश्योरेंस ये वर्ड लिखा है, और तुम बैंक और इंश्योरेंस से लेके काम नहीं करते हो, अनडिजायरेबल हो गया। दूसरा बात अगर मैं तुमको बोलूँ, तुमने तुम्हारे LLP के अंदर लिखा है जिला परिषद, म्यूनसिपैलिटी, बराबर, तो तुम ऐसा बता रहे हो कि तुम्हारा जो कनेक्शन है, पेट्रोनेज है, किसके साथ में, लोकल अथॉरिटी के साथ में, ऐसा नहीं चलता है। इसके अलावा तुम बता रहे हो क्या, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, LLP के नाम के अंदर WHO लिखा है, बेटा दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज यू आर शोइंग यू हैव कनेक्शन विद द इंटरनेशनल अथॉरिटीज। तीसरा, आपने अपने बैंक नाम के अंदर लिखा है बोर्ड, काउंसिल, है ना, अब बोर्ड किधर आता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, काउंसिल कहाँ पे आता है बच्चों, बराबर। तो ऐसे वर्ड तुम नहीं लिख सकते हो जहां पर तुम बता रहे हो कि मेरा कनेक्शन है, पेट्रोनेज है, किसके साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। तो ऐसे वाले वर्ड तुम बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हो किसके अंदर, तुम्हारे नाम के अंदर। तीन बातें बच्चों, तुम्हारा नाम कैसा नहीं होना चाहिए, IOU, आई मतलब आइडेंटिकल रिजेंबल नहीं होना चाहिए, LLP बॉडी कॉर्पोरेट, बोलो मेरे साथ में, नाम कैसा नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल रिजेंबल नहीं होना चाहिए, LLP बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, O मतलब ऑफेंसिव टू एनी क्लास ऑफ द पीपल। तीसरा क्या है, U मतलब अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए जो पेट्रोनेज बताता है गवर्नमेंट के साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए जो पेट्रोनेज बताता है फॉरेन गवर्नमेंट के साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए बोले जो पेट्रोनेज बताता है लोकल अथॉरिटी के साथ में, या ऐसा नहीं होना चाहिए बोले जिसमें बैंक है, जिसके अंदर स्टॉक लिखा है, जिसके अंदर इंश्योरेंस लिखा है, जिस नाम के अंदर CA/CS CM है, ऐसा नहीं लिख सकते हो जब तक आपके पास डिग्री नहीं है। समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने, बोला है सर आप नेम है ना 2 केस में रिजर्व करोगे, कब, नई LLP बना रहे हो तो नाम रिजर्व करना पड़ेगा, या फिर एग्जिस्टिंग LLP का नाम चेंज करना है तो नाम रिजर्व करना पड़ेगा। कितना पैसा लगता है, 200 रुपये। फॉर्म कौन सा है, LLP रन, कितने दिन के लिए नाम मिलता है, बोले 90 डेज के लिए। आगे बढ़ते बच्चों, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, सुनो क्या बोला है, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। तुमने नेम रिजर्व किया, अब ऐसा होता है कि तुमको वो नाम मिल जाता है जो किसी और LLP से मैच कर रहा है, किसी ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है, मिल जाता है। तो ऐसे केस में कल जाके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला कि तुमको ऐसा नाम मिल गया जो किसी LLP से मैच कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको ऑर्डर दे सकता है कि बेटा अपना नाम शिद्दत से चेंज करो 3 महीने के अंदर। तुम बोलते मैं नहीं सुनता, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको नया नाम दे देंगी, ORN क्या, OCG NDC मतलब ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन कंप्लाइड 2023 बेटा, और तुम्हारे सिन नंबर, तुम्हारे रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसा वाहियात सा नाम दे देंगे तुम लोगों को। मतलब तुम्हारा नाम अभी इनर्स कहा है, E-लर्निंग LLP, और तुमको क्या दे दिया, ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन कंप्लाइंस 2023, और तुम्हारा आगे रजिस्ट्रेशन नंबर, तुम्हारा नाम ऑटोमेटिकली चेंज कर देगी। समझ में आया, यू विल गेट अलॉटेड विथ न्यू नेम। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपको कोई नाम मिला है जो इन एडवरेंस मतलब गलती से मिल गया, अदरवाइज बिना गलती के मिला, और वो आइडेंटिकल है, रिजेंबल कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देंगे कि नाम चेंज करो 3 महीने के अंदर। अगर तुमने LLP ने नाम चेंज नहीं किया तो बेटा तुमको ऑटोमेटिकली नया नाम मिल जाएगा, और फिर उस नए नाम को तुम चेंज कर सकते हो, 110% आप उस नए नाम को भी चेंज कर सकते हो। बच्चों जल्दी से बताओ क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया, बोलो यस और नो, यस और नो गाइस, यस और नो, यस। इसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है बच्चों तुम्हारा नेम से लेके कि
क्या एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जिसके नाम से एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन कर सकता है, उनका नाम चेंज करने के लिए बोल सकता है, कर सकता है। यहाँ पर अमेंडमेंट आ गया, पहले लिखा था 2 साल, अब आ गया बच्चों 3 साल। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा 3 साल के अंदर जब उनको नया नाम मिला जो आपसे मैच कर रहा है, या फिर उन्होंने नाम चेंज किया जो आपसे मैच कर रहा है, तो 3 साल के अंदर आप मुंह उठा के किसके पास जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ, एप्लीकेशन लेके जाना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ऑर्डर करेंगे नाम चेंज करने के बारे में। लास्ट वाला पॉइंट बच्चों, अब तुमको तुम्हारा नाम मिल गया, बोले हाउ कंपनी एलएलपी का कोई भी लेटर हेड होगा, कोई भी क्या होगा, इनवॉइस होगा, कोई भी करस्पॉन्डेंस होगा, उसके ऊपर 4 डिटेल लिखना। क्या? एलएलपी का नाम, एलएलपी का रजिस्टर ऑफिस, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अदर डिटेल्स। अगर तुम ये वाला चीज़ नहीं करोगे तो तुमको पनिशमेंट होगा। बच्चों मुझे बताओ, क्या एलएलपी के नेम से लेके सारे प्रोविजन आपके लन हो गए? फटाफट 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 बोलो हाय ना, बिना देख के सारी बातें मुझे बताओ। सबसे पहला क्या है सर, नेम के अंदर, अरे बोलो मेरे साथ में, घर पे बैठे बैठे ना टाइम पास मत करो, इधर अपन टाइम पास करने के लिए नहीं आए वाले, ना मेरे पास ज़्यादा समय ना तुम लोगों के पास, है ना। पहला बात क्या बोला हुआ है कि सर नाम के अंदर एलएलपी होना या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होना। रिस्ट्रिक्शन क्या है? IOU, आइडेंटिकल रिजेंबल नहीं होना। O मतलब ऑफेंसिव टू एनी सेक्शन क्लास ऑफ पीपल नहीं होना। U मतलब बच्चों अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होना। नाम के अंदर बैंकिंग इंश्योरेंस वर्ड नहीं होना। CA CMA वर्ड नहीं होना। ऐसे वर्ड नहीं होना जो पेट्रोनेज दिखाती है लोकल अथॉरिटी के साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट के साथ में। आगे बढ़ते बच्चों, नेम रिजर्वेशन करना है तो कैसे करोगे? बोले सर रन एलएलपी में कब करोगे? 2 केस में करना पड़ता है, एक तो तुम्हारे को नेम चेंज करना है या फिर नेम नया इनकॉर्पोरेशन करना है। रिस्ट्रिक्शन ऑन नेम, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम क्या है? अगर तुम्हारा नेम इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अनडिजायरेबल है या फिर आइडेंटिकल रिजेंबल कर रहा है किसके साथ में? बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी या ट्रेडमार्क के साथ में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देंगे कि अपना नाम चेंज करो कितने समय के अंदर? 3 महीने के अंदर। अगर नहीं करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट नया नाम आपको दे देगी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है बच्चों तुम्हारा कि सर एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ द नेम कैसे करोगे? बोले सीधी सी बात है यार, यू हाउ टू फाइल, क्या बोल सकते हैं, जो रजिस्टर ट्रेडमार्क 3 साल के अंदर वो एप्लीकेशन करेगा चेंज ऑफ नेम के लिए। और लास्ट में आता है पब्लिकेशन के अंदर क्या क्या लिखोगे? बोले नाम, रजिस्टर एड्रेस, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर, और लास्ट में जैसे सिन नंबर होता है कंपनी में, यहाँ पे होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, और अदर डिटेल्स आपको हर एक करस्पॉन्डेंस पे लगाने पड़ेंगे बराबर। अगर नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। गाइस क्या मैं मान सकता हूँ नाम से लेके सारे चीज़ें तुम्हारी खटा 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 लन हो गई? बोलो हाँ, हाँ या ना? यस सर। अब आगे बढ़ते बच्चों हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों रजिस्टर ऑफिस के बारे में। अब ध्यान देना, जब मैं बात कर रहा हूँ ना रजिस्टर ऑफिस के बारे में, तो रजिस्टर ऑफिस के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आया। क्या आया? सुनो पढ़ो। इज अ कंपल्सरी फॉर एलएलपी टू हैव रजिस्टर ऑफिस? आप बताओ, क्या एक रजिस्टर ऑफिस होना मैंडेटरी है किसके लिए? बोले कंपनी एलएलपी के लिए। बोले 110% होना चाहिए। एंड कैन आई हेल्प यू, ए शिट कैन आई नहीं है वो, कैन एलएलपी, है ना, चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस। अब बच्चों सुनो, सच्चाई की बात यह है कि आपके सिलेबस में चेंज का प्रोसीजर नहीं दिया है, और फिर इसके वजह से मैंने चेंज का प्रोसीजर लिखकर लाया है। समझो आप, पहला बात क्या बोला है? पहला बात क्या बोला है? रजिस्टर ऑफिस, एवरी एलएलपी शैल हैव रजिस्टर ऑफिस। अच्छा, काय को होना रजिस्टर ऑफिस? कंपनी के केस में बोल सकते हैं कि वहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग रखना बराबर, ये सारी चीज़ों के लिए। तुमको एलएलपी के लिए काय को होना रे? बोले रजिस्टर ऑफिस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं। तो बोलते सुनो सुनो, अगर कोई भविष्य में किसी को नोटिस देना है, किसको? बोले एलएलपी को। कैसे देगा? रजिस्टर ऑफिस पे देगा। तीसरा बात क्या बोला है? अगर तुमको कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना है, सुनो अभी तक मैंने क्या बोला? 2 बातें बोला। इट इज मैंडेटरी टू हैव रजिस्टर ऑफिस, और दूसरा पर्पस क्या है कि अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सर्व करना है एलएलपी को तो रजिस्टर ऑफिस पर ही करना पड़ता है। तीसरा बात बच्चों, मोड एंड प्लेस। अब सुनो क्या बोला है कि अगर तुमको एलएलपी को, मेरे साथ में बोलो, अगर तुमको एलएलपी को, अगर तुमको पार्टनर को, अगर तुमको डेजिग्नेटेड पार्टनर को कोई भी नोटिस देना है, कोई भी डॉक्यूमेंट सर्व करना है, तो किधर करोगे? रजिस्टर ऑफिस पे करोगे। कैसे करोगे? बोले पोस्टल सर्विस से करेंगे, या फिर रजिस्टर पोस्ट से करेंगे, या अदर मीन्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करेंगे। कैसे कैसे करेंगे? एक तो पोस्टल सर्विस से करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट जिसको बोलते हैं, या फिर रजिस्टर पोस्ट से करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करेंगे। किधर करेंगे? रजिस्टर ऑफिस पर करेंगे। समझ में आया बच्चों? बोलो यस और नो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या आप अपना रजिस्टर ऑफिस को चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करोगे? बोले विद इन स्टेट कर रहे हो कि आउटसाइड स्टेट कर रहे हो? अगर विद इन, पहली मेरी बात को सुनो, मैं फिर से नहीं बोलने वाला हूँ, है ना। अगर विद इन स्टेट कर रहे हो तो पहले एलएलपी एग्रीमेंट देखो, उसमें क्या लिखा है उसको फॉलो करो। सर एलएलपी एग्रीमेंट साइलेंट है,
तो बोले विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। अच्छा सर कंसेंट ऑफ पार्टनर ले लिया, इसके बाद में फॉर्म 15 होता है जो फाइल करना पड़ता है आरओसी को, खत्म। अगर मानो आउटसाइड स्टेट करना है तो यहाँ पर 2 स्टेप बढ़ जाती है। क्या? एक तो बोले एलएलपी एग्रीमेंट, देखो पहले देखो विद इन स्टेट के लिए एग्रीमेंट, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर एंड इन्फॉर्म टू आरओसी इन फॉर्म नंबर 15। नेक्स्ट आउटसाइड स्टेट करना है तो बोले एग्रीमेंट, देखो एग्रीमेंट साइलेंट है, सारे पार्टनर का कंसेंट लो। इसके अलावा एक पब्लिक नोटिस दो, मतलब न्यूज़पेपर में नोटिस दो। जब आप आरओसी को फाइल करते हो ना उसके 21 दिन पहले पब्लिक नोटिस दो। अब आप स्टेट छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, आपके जो क्रेडिटर है वो नाराज हो रहे हैं, उनकी एनओसी लो, कंसेंट लेटर लो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लो और बाद में आरओसी को फाइल करो। बच्चों 5 स्टेप मैंने बताया आप लोगों को। सबसे पहले एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। फिर पब्लिक नोटिस देना है, कब? 21 दिन पहले, जब आरओसी को फाइल करते हो उसके पहले, ठीक है। फिर एनओसी लेना है तुम्हारे सिक्योर क्रेडिटर, अनसिक्योर नहीं। और लास्ट में नोटिस फाइल करना है आपको, किसको? आरओसी को। अब तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछ लिया लेकिन प्रोसीजर दिया ही नहीं सिलेबस के अंदर। आर वी अंडरस्टैंडिंग? यस और नो गाइज, यस और नो। और लास्ट वाला पॉइंट, यहाँ पर अमेंडमेंट आ चुकी है बच्चों, पनिशमेंट से लेके अगर तुम इन सारी चीज़ों में क्या करते हो, गलती करते हो, तो 500 रुपये पर डे से पेनल्टी तुमको शुरू होगी, 50,000 तक जा सकती है बच्चों। दैट्स इट। रजिस्टर ऑफिस क्लियर हुआ क्या? बोलो यस और नो। 4 बातें गिनकर बोलनी है बच्चों। रजिस्टर ऑफिस के बारे में कितनी बातें तुमको गिनकर बोलनी है? 4 बातें तुमको गिनकर बोलनी है। रजिस्टर ऑफिस होना चाहिए, मतलब होना चाहिए किसके लिए? डॉक्यूमेंट सर्व करने के लिए। मोड क्या है कि बोले तुमको कोई भी डॉक्यूमेंट सर्व करना है एलएलपी डेजिग्नेट पार्टनर या पार्टनर के ऊपर, कैसे करोगे? सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट से करोगे, रजिस्टर पोस्ट से करोगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से करोगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इन लोगों ने कि सर रजिस्टर ऑफिस अगर तुमको चेंज करना है, विद इन स्टेट करना है तो एलएलपी एग्रीमेंट, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, नहीं तो और लास्ट में क्या? आरओसी को फाइल। अगर आउटसाइड स्टेट करना है तो एग्रीमेंट, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, पब्लिक नोटिस 21 डे बिफोर फाइलिंग विद आरओसी और उसके बाद में एनओसी लेना है सिक्योर क्रेडिटर से। दैट्स इट एंड फाइलिंग करो। बच्चों क्या मैं बोल सकता हूँ, वी आर डन विद द कंसेप्ट कॉल्ड रजिस्टर ऑफिस।